मोदी 3.0 में निर्मला सीतारमण ने पहली बार तीसरे कार्यकाल में अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। 1 घंटा 40 मिनट सदन के पटल पर बजट पेश किया। जानने का प्रयास करेंगे कि इस बजट में क्या क्या दिया गया है। मध्यम वर्ग को लेकर बड़ी आस थी, मध्यम वर्ग की आवाज़ उठ रही थी। क्या मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट के अंदर? क्या क्या मिला है, जानने के लिए मेरे साथ हैं मनीष तिवारी जी, डायरेक्टर शिवचरण माथुर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर, बजट में क्या क्या मिला है? बजट में इन्होंने जो फोकस रहा है वो 4 लोगों पर रहा है। उन्होंने कहा हम गरीब पर फोकस करना चाहते हैं, हम विमेन पे फोकस करना चाहते हैं, मध्यम क्लास पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये इन पे इन्होंने और यूथ पे फोकस करना चाहते हैं। तो इन 4 जो सेक्टर्स हैं इन्होंने कास्ट सेक्टर हो गए साहब, गरीब, कास्ट कहा है, महिला, हाँ, युवा और मध्यम वर्ग। ये 4 वर्ण हो गए। हाँ, इन्होंने वर्ण कहा है उसको, ठीक है, कि हमारा जो फोकस है पूरे बजट का लब्बे लुभाव इन पर है। मध्यम वर्ग में भी अन्नदाता को इन्होंने स्पेसिफाई किया है और अन्नदाता कृषि को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं बजट में। किस तरह से प्रोडक्टिविटी, अभी तक हम पुरानी बात करते हैं प्रोडक्शन पर कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर काफ़ी इन्होंने बात कही है, काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं। किस तरीके से बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी? क्योंकि हम गांव में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ज़मीनें हैं, पहले मेरे पिताजी के पास में 100 बीघा ज़मीन होती थी, वो 5 भाई हो गए तो वो ज़मीन हमारे पास 20 बीघा रह गई, और उसके बाद में मेरे और 5 हो गए तो वो भी अब 5 बीघा रह गई। वो 5 में भी अब मेरे जब बच्चों के हिस्से आएगी तो वो 1-1 बीघा हो गई। तो वो 1-1 बीघा के अंदर प्रोडक्टिविटी इसके अंदर किस तरीके से बढ़ेगी और इसमें सरकार क्या कर सकती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, हमारे यहाँ आप अगर देखते हो तो जो कृषि क्षेत्र है उसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं, सिंचित क्षेत्र और गैर सिंचित क्षेत्र। जो गैर सिंचित क्षेत्र है वो प्राइमरीली रेन पर, बारिश पर डिपेंडेंट है। अगर हम सिंचाई को बढ़ाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने इरिगेशन को बढ़ाने की भी बात करी है। इन्होंने उन्नत किस्म के बीज, शायद इन्होंने कहा कितना 200 किस्म के उन्नत किस्म के बीज नए इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। जब हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बीज करते हैं तो हमारी जो यील्ड है वो बढ़ेगी। एक तो बात की गई है बजट के अंदर इरिगेशन को बढ़ाने की, दूसरी को बढ़ाने की बात की, उन्नत बीजों की बात करी है। उन्होंने अलाइड सेक्टर्स को बढ़ाने की भी बात करी। अलाइड सेक्टर मतलब क्या हो सर? आसान भाषा में समझा दीजिए। कृषि के साथ साथ अपन लाइव स्टॉक जो होता है, फिशरीज़ जो होता है, अभी जो इसमें बजट में कहा गया कि फिशरीज़ में वी हैव रीच्ड द ऑल टाइम हाई लेवल। अभी तक का जो सबसे ज़्यादा जो था उस लेवल को छू लिया और उसको अब आगे ये बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने इंसेंटिव दिया है। इन्होंने श्रिम्प्स पर और कैटल फीड पर, इन्होंने ये जो अपने मछलियों के लिए दाना होता है उन पर इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करी है, जिससे वो ज़्यादा आए और इस सेक्टर को बढ़ावा मिले। यानी कि किसान को केवल और केवल वो खेती पे आश्रित ना रहे, उससे इर्द गिर्द से भी जो काम वो कर सकता है। इसके साथ साथ पेरिशेबल गुड्स, ऐसे कृषि में बहुत सारे ऐसे उत्पाद पैदा होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर वो ख़राब हो जाएंगे, जैसे आप टमाटर के देखते हो, टमाटर भुगे और सड़कों पर फेंके जा रहे हैं, 2 दिन। उन चीज़ों को कैसे प्रिजर्व किया जाए, उन चीज़ों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, उस पर भी इसमें बात कही गई, बजट में बात की गई। तो उस पर भी इनका जोर रहा है। ओवरऑल अगर अपन देखें कृषि में ओवरऑल किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, कृषि में क्रेडिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इरिगेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उसमें R&D कैसे कर सकते हैं, ITIs को प्रमोट करने की बात करी है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो कृषि का जो बजट आप देखते हो, इसको 10 में से कितने नंबर देते हैं? मुझे लगता है अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9 नंबर तो दिए जाने चाहिए। 9 नंबर दिए जाने चाहिए। क्या किसी भी पिछली सरकार ने इस तरीके से कृषि को ध्यान में रखते हुए, विचार करते हुए बजट प्रस्तुत किया था क्या? देखिए, डिफरेंस जो है इस बजट में और पुराने बजट में ये रहा है कि पुराने बजट में हम डायरेक्ट बेनिफिट किस तरह से किसान को हम डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट पहुँचाएँ, उस पर रहा है। उनका कर्ज माफ़ी कर दिया, पिछली बार उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की 4 किस्तें बांध के उस तरह से किया है। बट जो प्रोसेस है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, उसको किस तरह से उन्नत किया जाए, उस चीज़ पे कम बात होती थी। इस बजट में फ्री बीज ना लेकर उस प्रोसेस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर बात दिखती है। जो मुझे लगता है
आपने शायद सुना होगा, पहले अपन कहते थे कि किसी को एक मछली देना ज़्यादा अच्छा है या उसको मछली पकड़ना सिखाना ज़्यादा अच्छा है। इस बजट को देखे तो लगता है ये मछली सिखाना चाहते हैं, मछली देना नहीं चाहते, जो पुराने बजट में रहा है। तो उस मामले में मुझे लगता है ये बहुत लॉन्ग लास्ट, मतलब इट विल हैव अ, अगर इन्होंने क्लेम किया है, ये कहते हैं हम हिंदुस्तान को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। उसको बनाने के लिए अगर देखें बजट में तो अच्छे कदम लिए गए। तो क्या बन सकता है क्या हिंदुस्तान फूड बास्केट? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये तो हो गया साहब एक वर्ग जिसकी बात की गई, किसान वर्ग। अगले वर्ग की तरफ चलते हैं, वो है युवा वर्ग। युवा वर्ग में काफ़ी रोष था और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट है। किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आप ये देखो, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि गवर्नमेंट नौकरी किस तरह से, कितनी नई नौकरियां निकाली जाएंगी, ये सारी चीज़ों पर। यहाँ पर बजट में इन्होंने वो बात नहीं करी। यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि किस तरह से हम उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। तो यहाँ बात करिए स्किलिंग की। स्किलिंग का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया है। कहा है जहाँ पर हम नई ITIs को मतलब रिनोवेट करेंगे, नई तरह के प्रशिक्षण हम बनाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाएगा। तो यूनिक नई चीज़ है वो है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये कह रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि हम 500 कंपनीज़ में जो शिक्षित हमारा बच्चा है उसको इंटर्नशिप के लिए वहाँ भेजेंगे। जो पेड इंटर्नशिप होगी 5,000 रुपये महीना वहाँ पर उन्हें मिलेगा। कौन देगा? सरकार, कंपनी देगी उस बच्चे को देगी। हाँ। और उसको वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा 6,000 रुपये का। 1 साल तक का टाइम होगा जहाँ पर वो उसको एक्सपोजर मिलेगा और वो एम्प्लॉयबल बन पाएगा। शायद आगे जाके वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहे या कहीं और नौकरी करना चाहे। तो स्किलिंग पर इन्होंने फोकस किया है और इस स्किलिंग से वो मानते हैं करीब 50 लाख जॉब्स ये क्रिएट कर पाएंगे साल भर के अंदर। जी, तो ये युवा पर इन्होंने कहा। इसके अलावा हायर एजुकेशन में जो लोन था, उस लोन को इन्होंने कहा कि जो आपको अगर लोन लेना है और आप अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको पहले कोई गारंटी सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं, तो उस लिमिट को भी बढ़ाया है और उस लोन को इंश्योर करने के लिए भी प्रावधान किया गया। ये हो गया युवाओं के लिए। हायर एजुकेशन मतलब हमारा अगर बच्चा हायर एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन पाएगा तो फिर वो एम्प्लॉयबल होगा। अच्छा, महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं में इन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे महिलाओं की रजिस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा स्टेट्स को हम प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की जो रजिस्ट्री होती है उस पर दर कम की जाए, जिससे कि उनको रियल एस्टेट और इस तरह के बेनिफिट्स मिल सकें। दूसरा इन्होंने कहा कि हम कंपनीज़ को मतलब वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बढ़ाने के लिए प्रमोट करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे वो देखना पड़ेगा। अब रहेगी साहब हमारी चौथी कम्युनिटी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लिए ये एक्चुअली मध्यम वर्ग स्पेशल नहीं है, इट कट अक्रॉस द कैटेगरीज है ना। महिला भी मध्यम वर्ग से आ रही थी, वो यूथ भी मध्यम वर्ग से आ रहा था। मध्यम वर्ग को इन्होंने टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, उस तरह से जो टैक्स स्लैब्स है उसे रिवाइज़ किया है। अब जो टैक्स 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 10 से 12 में इन्होंने 15%, इस तरह का टैक्स स्लैब जो बनाया उसमें। और इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया है। तो टैक्स बेनिफिट्स बनाने की कोशिश करिए। मध्यम वर्ग का एक क्रेज़ होता है सोना खरीदना और चांदी खरीदना, तो इन्होंने सोना और चांदी भी सस्ता किया है। मोबाइल आज मध्यम वर्ग की वो है, हाई एंड नहीं खरीद पाता, लो एंड, तो मोबाइल भी इन्होंने इंडिजिनस कम किया है। अब मध्यम वर्ग साहब घर भी लेना चाहता है, मध्यम वर्ग जो है वो गाड़ी भी लेना चाहता है। भी इन्होंने कहा वो जो अपना स्टैम्प ड्यूटी होता है उसका रैशनलाइजेशन की बात करी है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी है, तो उन्होंने कहा हम स्टेट्स को कहेंगे कि वो अपना स्टैम्प ड्यूटी कम करें, उस तरह की बातें कही। इन्होंने अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें। मध्यम वर्ग बहुत सारा अर्बन एरिया में रहता है। अभी हमारा जो अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है
वो लचर है। उसके लिए उन्होंने 14 टाउन 30 लाख से ज़्यादा 14 टाउन्स को आइडेंटिफाई करने की बात कही है, जहाँ पर इन्होंने एक अच्छा जो नेटवर्क है जिसमें हम ये जो साधन हैं अपने व्यक्तिगत साधन है उनसे हटकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे, तो वो बात अच्छा लगता है इसमें। और कुछ ऐसा मनीष जी जो आम आदमी चूक रहा हो इस बजट में देखने से, आप एक रिसर्चर हो, आपकी नज़र में आ गया हो, आपको लगता हो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है? अब लैंड रेवेन्यू, अब इन्होंने आज एक नई बात करी है, वो है अभी तक आधार हम सब का आधार था, इन्होंने भू आधार की बात करी है। हर लैंड का एक रिकॉर्ड होगा, वो डिजिटाइज्ड होगा, है ना, और उससे आप लैंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी। अभी जो फ्रॉड होते हैं, जो अभी आप जो रियल्टी सेक्टर्स में देखते हो, वो फ्रॉड्स कम होने की बात होगी। और भी जैसे पीएम ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका स्कोप बढ़ाया है इन्होंने मुद्रा लोन का स्कोप बढ़ाया है। मुद्रा लोन मध्यम वर्ग बहुत सारा एमएसएमईज में इन्वॉल्व है, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व है। एमएसएमई पे बहुत फोकस है इसमें। आपको आपके एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे इनफैक्ट पूरा एक सेक्शन एमएसएमई पे दिया है। तो मुझे लगता है उसका प्रभाव मध्यम वर्ग पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पड़ेगा, जो इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ऐसा समझ में आता है। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे चुनाव के अंदर, चुनावी भाषणों में मोदी जी को कहते सुना गया कि अब की बार पूरी थाली परोसी जाएगी, जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो तो केवल ट्रेलर है। तो आपको क्या लगता है कि पहला बजट जिस तरीके से पेश किया गया है तीसरे कार्यकाल का, क्या वो थाली के कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं क्या? देखिए, बजट में आपको जहां हमने शुरुआत करी थी, बजट एक फाइनेंशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। पिछले कुछ समय से देखें तो बजट सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाओं तक सीमित रह गया था। निर्मला सीतारमण के बजट की जो खासियत है वो ये है कि वो सैंक्टिटी, जो पवित्रता है, वो बनी रहती है। आप ये देखो, आधा बजट वो है जो पहले था, वो कंटिन्यूटी ऑफ जो प्रोग्राम्स हैं, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, कंसोलिडेशन की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम पिछली बार ये घोषणा करी थी, अब नई घोषणा कर देते हैं। वो घोषणाओं पे अभी भी कायम है और उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उन्हें फंड कर रहे हैं, है ना। ये आपको स्टेट बजट्स में नहीं दिखेगा, आपको हर बार नई प्रोग्राम, नई पॉलिसीज़, नए प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। यहाँ पर एक विज़न है और वो लॉन्ग टर्म विज़न है। अगर ये कहते हैं हम 2047 अमृतकाल या 10 साल में चीज़ें, अब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं अपन, तो फिस्कल डेफिसिट आज 4.9 इन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो कम हुआ है। लेकिन ये वहाँ दे डोंट स्टॉप देयर, वहाँ रुकते नहीं हैं। ये कहते हैं अगले साल हम 4.5 करेंगे और हमारा जो डेट है, हमारा जो कर्जा है, वो हम इंश्योर करेंगे कि इट इज़ ऑन द डिक्लाइनिंग पाथ। हमारे कर्जे कम हों, कर्जे कम होंगे तो इंटरेस्ट कम होंगे, इंटरेस्ट कम होंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा विकास में लगाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो मोदी जी कहते हैं आई हैव अ विजन, वो हम इंश्योर करेंगे कि इट इज़ ऑन द डिक्लाइनिंग पाथ। हमारे कर्जे कम हों, कर्जे कम होंगे तो इंटरेस्ट कम होंगे, इंटरेस्ट कम होंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा विकास में लगाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो मोदी जी कहते हैं आई हैव अ विजन, तो मुझे लगता है आप बजट पढ़ोगे तो, बजट समझोगे तो उसमें परिलक्षित आपको साफ दिखेगा कि दे हैव अ डेफिनेट डायरेक्शन टू फॉलो। कोई मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शंस इनको बिहार, आंध्रा, ये अपना उड़ीसा, इनको कॉम्पनसेट करना था। इनको कॉम्पनसेट करने का एक तरीका बड़ा सिंपल था कि इनको 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की ग्रांट दे दो और या स्पेशल स्टेटस, जैसा ये कह रहे थे, स्पेशल स्टेटस दे दो तो ये अपना काम हो जाए। बट इनकी सोच वो नहीं है। इन लोगों ने पैसा दिया है स्टेट्स को, लेकिन पैसा एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया है। इन्होंने कहा आपके यहाँ फ्लड आता है तो फ्लड मिटिगेशन के लिए हम आपको पैसा देंगे, आपको फ्लाईओवर्स बनाने के लिए पैसा देंगे, आपको इरिगेशन डेवलप करने के लिए पैसा देंगे, आपको लिंकेजेस डेवलप करने के लिए पैसा देंगे, आपको टूरिज़्म डेवलपमेंट, नालंदा को प्रमोट करने तो टूरिज़्म डेवलपमेंट करने के लिए पैसा देंगे।
तो पैसा भी स्पेसिफिक काम के लिए दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा दे दिया और वो वाहवाही लूट ली कि साहब बिहार को इतना दे दिया या उस तरह से। आज हल्ला तो इस बात पे हुआ कि बिहार बहुत बार मेंशन्ड हुआ उस बजट में, कई बार है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बिहार को भी स्पेसिफिक रोल के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए पैसा दिया गया, जो बहुत आप भी इत्तेफाक रखोगे कि ये चीज़ अच्छी है। तो ये दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस बजट डिफरेंट। यहाँ पर एक चीज़ और है कि बजट तो सेंटर का है लेकिन इम्प्लीमेंट स्टेट को करना है। प्राय ये देखा गया है और इनकी पुरानी स्कीम्स में भी देखा गया है कि इनके प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरह डिफाइन होते हैं, लेकिन जब स्टेट इम्प्लीमेंट करता है तो वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इनका एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, आपको ध्यान हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो उतने स्केल पर या उस तरह से नहीं सामने आया। वो मेरे ख्याल से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फेल ही हो गया उस तरह से। तो अब देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट, इनकी जो इनका जो प्लान है वो तो अच्छा है, इनके जो विज़न है वो तो अच्छा है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होने स्टेट्स पे जाएगा और स्टेट भी जब वो नॉन बीजेपी स्टेट्स होंगे तो वो किस तरह से, आज भी अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो केरला ने मना कर दिया हम करेंगे नहीं इम्प्लीमेंट, बंगाल ने मना कर दिया हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो जब ये प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो किस तरह से इम्प्लीमेंट, वो इनके लिए एक चुनौती रहेगी। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीष तिवारी को, जिन्होंने कहा कि बजट के अंदर सरकार ने 4 नए वर्णों की घोषणा की है, जिसमें किसान आ गया, गरीब, महिलाएं हो गई, युवा हो गया और मध्यम वर्ग हो गया। इन चारों का ध्यान रखते हुए बजट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सबको सम्मिलित किया जा सके, सबका विकास किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बार बार कहा कि बजट के अंदर आपको बहुत कुछ नज़र आएगा और आने वाले कार्यकाल में आपको एक भरपूर थाली में परोसने जा रहा हूँ, उस थाली की झलक देखने को मिली है। पर चुनौतियाँ भी मोदी 3.0 के सामने रहेंगी, क्योंकि स्टेट्स को इस बजट को इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट्स किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, कहाँ तक लेके जाती हैं और कितना अपने आप को केंद्र के विज़न के साथ में मैच कर पाती हैं। कहीं ये बजट भी स्मार्ट सिटीज़ की तरह एक घोषणा मात्र बनकर ना रह जाए। इसके अंदर युवाओं का भी ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। धरातल पे आने दीजिए इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये बजट क्या नए रंग लेकर आता है और क्या नए रंग आपके और हमारे जीवन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।